हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं राजेंद्र दुबे आप सभी का पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो पहले हम आपको दिखाते हैं आपकी क्लास का शेड्यूल कि क्या। लेट्स स्टार्ट। हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ लिया है मुद्रा तक। ठीक, मुद्रा के आगे हम लोगों को पढ़ना है बैंक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक कि बैंक क्या है, बैंक भारत में कैसे स्टार्ट हुई, भारत की बैंकिंग कैसे कैसे आगे रन पे आई। तो जो आज की बैंक है, जो आज 21st सेंचुरी की बैंकिंग है, जिसे आप यूरोपीय बैंकिंग पद्धति मानते हैं, ये कब से स्टार्ट हुई पूरी दुनिया में सबसे पहले देते हैं। तो पूरी दुनिया में सबसे पहले आधुनिक बैंकिंग, कौन सी बैंकिंग? आधुनिक, जिसे आप मॉडर्न बैंकिंग कहते हैं। तो आधुनिक बैंक की शुरुआत सबसे पहले होती है 1609 में। 1609 में ये बैंक शुरू होती है नीदरलैंड में। कहां पर? नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। ठीक, तो ये मॉडर्न बैंकिंग। लेकिन बैंकिंग की शुरुआत हम बहुत पहले से देखते हैं। हमारे यहाँ सभ्यताओं के विकास के साथ जब हम सिंधु सभ्यता का विकास देखते हैं तो धन संचय देखते हैं। लोग घरों में पैसा छुपा के रखते थे, जमीन में गाड़ देते थे, घरों की दीवारों में चुनवा देते थे। तो ये सब तो प्राचीन बातें हैं। लेकिन जब थोड़े से आधुनिक भारत में हम प्रवेश करते हैं तो बैंकिंग का कार्य क्या है? बैंक क्या है? बैंक का कार्य, बैंक का मतलब होता है एकत्र करना। क्या करना है? एकत्र करना। तो बैंक का मतलब अगर एकत्र करना है तो एकत्र किस चीज को एकत्र करने की आप बात कर रहे हैं? आप जिस इकोनॉमिक्स में जिस बैंकिंग की बात कर रहे हैं वो है मुद्रा का एकत्र करना। तो मुद्रा के एकत्र करने का कार्य किया गया आपके आधुनिक भारत में सबसे पहले सेठों और साहूकारों के द्वारा। किसके द्वारा? सेठों और साहूकारों के द्वारा किया गया। क्लियर? तो सेठों और साहूकारों के द्वारा जो आपके यहां मुद्रा के एकत्र करने का कार्य किया गया, ये स्टार्टिंग से बैंकिंग का कार्य है। तो भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में बैंकिंग की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो सेठों और साहूकारों के द्वारा की गई। इनका काम क्या था? आपके धन को लेकर के उसे रखना और आपको सब आवश्यकता पड़ने पर कर्ज देना। तो बैंकिंग का यही कार्य है। बैंक आपके धन का संचय करता है और साथ साथ आपको जरूरत पड़ने पर कर्ज भी देता है। तो आप इसी बैंकिंग को पढ़ने जा रहे हैं। तो भारत में यूरोपीय बैंकिंग की शुरुआत कब से मानी जाती है और कब से शुरू हुई? ठीक, तो भारत में यूरोपीय बैंकिंग की शुरुआत 17वीं सदी से मानी जाती है। और 17वीं सदी में होता क्या है कि यहां पर बैंक की व्यवस्था थी नहीं, बैंक का कोई सिस्टम नहीं था। तो 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों का शासन आया तो वहां पर कुछ एजेंसी गृह बनाए गए। क्या बनाए गए? एजेंसी गृहों की स्थापना की गई। एजेंसीज होम। एजेंसीज होम क्या होते थे? एजेंसी गृह क्या होते थे? इनमें अंग्रेज अपने सैनिक रखते थे और एक बेसिकली एक कमरा होता था जहां पर वो धन संचय करके रखते थे। क्लियर? तो ये एजेंसी गृह का कार्य क्या था? ये आधुनिक बैंकिंग की तरह कार्य करते थे, बट दैट इज नॉट ए बैंक। ये बैंक नहीं था। ये बैंक की तरह कार्य करता जरूर था बट बैंक नहीं था। लेकिन भारत में यूरोपीय पद्धति पर, कहां पर? भारत में यूरोपीय पद्धति पर पहली बैंक स्थापित हुई 1770 में। 1717 में यह बैंक स्थापित हुई। कहां पर? कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में स्थापित हुई। और इस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था इसका? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से स्थापित हुई है और यह कलकत्ता में स्थापित हुई। यह भारत की पहली यूरोपीय पद्धति पर स्थापित बैंक थी। बट समस्या यह रही कि यह बैंक सक्सेस नहीं हो पाई, यह सफल नहीं हुई और यह असफल रही और बंद हो गई। तो लेकिन भारत की पहली यूरोपीय पद्धति की बैंक है ये, इसलिए बार बार यहां से सवाल बना हुआ है कि भारत की पहली यूरोपीय पद्धति की बैंक कौन सी है? वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कहां पर स्थापित हुई? कलकत्ता में स्थापित हुई 1770 में। लेकिन असफल रही। जब असफल रही तो भारत में क्या किया गया? अंग्रेजों ने 3 ऐसी बैंकों की स्थापना की जो 3 प्रेसिडेंसियों में अलग अलग थी। ठीक, तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हम कि पहली यूरोपीय पद्धति की बैंक कौन सी थी? 1770 में कलकत्ता, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत 1609 में नीदरलैंड में की गई और 17वीं शताब्दी में ही एजेंसी गृहों की स्थापना की गई थी जो बैंकों की तरह कार्य करते थे। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा
3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई। कितनी? 3 प्रेसिडेंसी बैंक। 3 प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी मतलब आज जिसे हम राज्य कहते हैं, वैसे ही अंग्रेजों के जमाने में जिन क्षेत्रों पर कब्जा हुआ, जैसे बंबई प्रेसिडेंसी उनकी अलग रही, मद्रास अलग रही और कलकत्ता अलग रही, तो इन 3 प्रेसिडेंसियों पे उनका कब्जा रहा। तो इन तीनों प्रेसिडेंसियों पर उन्होंने बैंक की स्थापना की। तो 1807 में इन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी में बैंक ऑफ बंगाल, कौन सी? बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की। कब? 1806 में, 1806। उसके बाद अगली प्रेसिडेंसी मुंबई, यहां पर 1840 में, 1840 में बैंक ऑफ मुंबई, कौन सी? बैंक ऑफ मुंबई या बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी इसे कह सकते हैं आप। तो बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना की गई कब? 1840 में। उसके बाद 1843 में एक बैंक और खोली गई जिसे आप कहते हैं बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थी, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के कब्जे में ये 3 प्रेसिडेंसियां थी और तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक बैंक स्थापित की गई। 1806 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ मुंबई और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास खोली गई। बट ये बैंकें लगातार चलती रही। ये बैंकें अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की, अंग्रेज सरकार के द्वारा स्थापित की गई थी। इन्हीं तीनों बैंकों को 1921 में एक साथ कंपैक्ट किया गया, मिलाया गया और इनका नाम बदल के रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या रखा गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इनका नाम रखा गया। और यह कब हुआ? 1921 में। तो फिर से रिपीट करते हैं इसे कि अंग्रेजों ने 18वीं शताब्दी में क्या किया? इन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ मुंबई, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास और यही तीनों बैंक मिलकर के 1921 में 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी गई। ठीक, भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उसके बाद 1951 में एक कमेटी बनाई गई जिसे कहा जाता है एडी गोरावाला कमेटी। क्या कहा जाता है? एडी गोरावाला कमेटी। इस एडी गोरावाला कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1955 में, कब? 1955 में इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके कर दिया गया SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जानी जाती थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 3 बैंकों के विलय का परिणाम थी। तो क्या आपको लगता है कि 1843 या 1840 या 1806 या 1921 तक इन्हीं 3 बैंकों से काम चल जाता? कतई नहीं। तो भारत में बैंकिंग की और आवश्यकता थी। तो जब भारत में बैंकिंग की आवश्यकता थी, इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए जो कार्य किया गया, इसका प्रावधान हम अभी बताएंगे, लेकिन पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। ओके, 1806 बैंक ऑफ बंगाल, 1840 बैंक ऑफ मुंबई, 1843 बैंक ऑफ मद्रास, 1921 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और 1955 SBI, 1951 एडी गोरावाला समिति। क्लियर? तो इन 3 प्रेसिडेंसी बैंकों से काम नहीं चल पाता। भारत में बैंकिंग की आवश्यकता और महसूस की गई। तो जब बैंकिंग की आवश्यकता और महसूस की गई तो 1860 में, कब? 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अधिनियम बनाया, एक एक्ट बनाया, एक कानून पारित किया जिसे आप कहते हैं भारतीय बैंकिंग अधिनियम। क्या कहते हैं? भारतीय बैंक अधिनियम। भारतीय बैंक अधिनियम। और इस अधिनियम में यह बात निर्धारित की गई कि लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या? लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सीमित देयता। सीमित देयता के आधार पर बैंकों की स्थापना की जा सकती है। मतलब भारत में बैंकों की स्थापना के लिए जो कानून पारित किया गया था, वो कब पारित किया गया था? 1860 में पारित किया गया था। और इस 1860 के कानून के आधार क्या था? लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीमित देयता के आधार पर बैंकों की स्थापना की जाए। और इस आधार पर भारत में बैंकों की स्थापना का रास्ता खुल गया। और इस अधिनियम के बाद सबसे पहले 1865 में
एक बैंक स्थापित हुई जिसे आप कहते हैं इलाहाबाद बैंक। कौन सी बैंक है वो? इलाहाबाद बैंक। कब स्थापित हुई? 1865 में। क्लियर? तो फ्रेंड्स मैं एक बात आपको बता दूं कि इस सेक्टर से सवाल कहां से बनते हैं। ये जो बैंक का टॉपिक है यहां से मैक्सिमम सवाल बनते हैं। कौन सी बैंक कब स्थापित हुई, किस बैंक का कब विलय हुआ, किस बैंक की क्या स्थिति रही, कौन सी कमेटी बनाई गई। तो मैक्सिमम समितियां और बैंकों की जो प्रमुख बैंक 5, 6, 7 है उनकी स्थापना का वर्ष पूछा जाता है। तो हमें एक लिस्ट बनानी है, एक 5, 7, 8, 10 बैंकों की लिस्ट बनानी है जो कब बनी। ठीक, तो इससे स्टार्ट करते हैं कि 1860 में भारतीय बैंक अधिनियम पारित हुआ और सीमित देयता के आधार पर बैंकों की स्थापना की गई। तो इसकी अगर लिस्ट हम बनाएंगे तो सबसे पहले चलते हैं 1770 में। कब? 1770। तो 1770 में क्या बना था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित किया गया। कहां पर? कलकत्ता में। ठीक, उसके बाद 1806 क्या था? 1806 में स्थापित हुआ आपका बैंक ऑफ बंगाल। कौन सा? बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल स्थापित हुआ। 1840 में स्थापित हुआ बैंक ऑफ मुंबई। बैंक ऑफ मुंबई। और इसके बाद 1843 में स्थापित हुआ बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास। और 1860 में भारतीय बैंक अधिनियम पारित किया गया। क्या पारित किया गया? भारतीय बैंक अधिनियम। बैंक अधिनियम या भारतीय बैंक अधिनियम या भारतीय बैंक एक्ट भी कहा जाता है। तो भारतीय बैंक अधिनियम स्थापित हुआ। कब बनाया गया? 1860 में। और इसके बाद 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है और क्रमशः बैंकों की स्थापना के मार्ग खुल जाते हैं। तो 1881 इसके बाद अगली बैंक स्थापित होती है 1881 में, जिसका नाम है अवध कॉमर्शियल बैंक। क्या नाम है उसका? अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की जाती है 1881 में। यह क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा गया है कि अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई। तो अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई 1881 1881 में। उसके बाद अलायंस बैंक ऑफ शिमला। कौन सी? वो भी 1881 में ही स्थापित हुई। कौन सी? अलायंस बैंक ऑफ शिमला। अलायंस बैंक ऑफ शिमला। अलायंस बैंक ऑफ शिमला की स्थापना की गई। कब? 1881 में। तो ये 3 बैंकें शुरू में स्थापित होती हैं, लेकिन इन 3 बैंकों में भारतीयों की भी पूंजी लगी है और साथ साथ विदेशियों की भी पूंजी, कंपनी की भी पूंजी लगी है, साथ साथ व्यापारियों की भी पूंजी लगी थी। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद बताते हैं कौन कौन सी बैंकें भारत में आई। तो 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1806 बैंक ऑफ बंगाल, 1840 बैंक ऑफ मुंबई, 1843 बैंक ऑफ मद्रास, 1860 भारतीय बैंक अधिनियम, 1865 इलाहाबाद बैंक, 1861 अवध कॉमर्शियल बैंक, 1881 अलायंस बैंक ऑफ शिमला। तो 1881 और 1881 एक ही वर्ष में 2 बैंकें हैं, अवध कॉमर्शियल बैंक और अवध अलायंस बैंक ऑफ शिमला। ठीक, तो इसके बाद 1894 कब? 1894। इसके बाद अगली बैंक आती है 1894 में 1894 में जो बैंक आती है उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जिसे आप पीएनबी भी कहते हैं। ठीक, तो पीएनबी एकमात्र ऐसी बैंक रही अब तक कि जो पूर्णतः भारतीयों की पूंजी से स्थापित हुई। कैसी? इसमें जो कैपिटल लगी थी वो पूर्णतः क्या थी? पूर्णतः भारतीयों की पूंजी थी। तो पूर्णतः भारतीय बैंक कौन सी थी? पहली, ये फर्स्ट, ये प्रथम पूर्णतः भारतीय थी। तो प्रथम पूर्णतः भारतीय बैंक कौन सी है? पंजाब नेशनल बैंक, और वह स्थापित हुई 1894 में। क्लियर? तो इसके बाद पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया का नाम आता है जो 1901 में स्थापित हुई। कब? 1901 1901 में। कौन सी? पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया। पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया। पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया। पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित हुई है? 1901 में। और 1906 में, कब? 1906 में बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी? बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। बैंक ऑफ इंडिया स्थापित होगी। ठीक,
तो बैंक ऑफ इंडिया, पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों 1901 और 1906 में स्थापित होती हैं। और इनके बाद 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौन सी? 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हुई है। और उसके बाद 1913 में बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना होती है। 1913 में बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना होती है। ठीक, तो इसके साथ साथ तमाम और बैंक स्थापित, जैसे 1908 में एक बैंक स्थापित होती है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहां उसे डाल सकते हैं 1908 में बीओबी, कौन सी? बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यह क्रम रहा भारत में बैंकों की स्थापना का। क्लियर? लेकिन आपको दो बैंकें थोड़ी क्लियरली पढ़नी, इन बैंकों का तो सिर्फ सर वर्ष याद करना है कि पंजाब नेशनल बैंक कब स्थापित हुई, पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित हुई, बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित हुई, बैंक ऑफ बड़ौदा कब स्थापित हुई, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ मैसूर कब स्थापित हुई। लेकिन इनके साथ साथ आपको दो बैंकें कंपल्सरी है पढ़ना, वो है एसबीआई और आरबीआई। ठीक, क्यों ये दो बैंकें क्यों आई, कब आई और कैसे आई? तो इसके बाद आप देखेंगे सबसे पहले एसबीआई। तो हम लोग जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग एसबीआई पे आते हैं कि एसबीआई कैसे स्थापित हुई और क्यों स्थापित हुई। क्लियर? तो आते हैं हम लोग सबसे पहले एसबीआई पर। ठीक, भारतीय स्टेट बैंक इसे आप कहेंगे, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक पहले किस नाम से जानी जाती थी? इंपीरियल बैंक ऑफ शिमला, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी। पूर्णतः किसके हाथ में थी? इस बैंक का पूरा दारोमदार उन तीन बैंकों के विलय से स्ट्रक्चर इसका खड़ा हुआ था। जो तीन बैंकें किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये तीन, इसके पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो स्थापित हुई थी वो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास के विलय से स्थापित हुई थी। तो ये पूर्णतः सरकारी पूंजी इसमें लगी थी, पूर्णतः ब्रिटिश गवर्नमेंट की पूंजी थी। तो जब भारत आजाद हुआ तो इस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए था, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का क्या किया जाए, इसको बंद कर दिया जाए क्योंकि ये चलाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, इसे बंद किया जाए या कंटिन्यू रखा जाए, इस पर विचार करने के लिए मिस्टर एडी गोरावाला, किसके? एडी गोरावाला की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और ये गोरावाला कमेटी बनी थी 1951। इस गोरावाला कमेटी ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। कब? 1955 में क्या आई? इनकी रिपोर्ट आई। एडी गोरावाला समिति की रिपोर्ट कब आई? 1955 में। और इन्होंने रिपोर्ट दिया कि यस, इस टोटल सिस्टम को बदल दिया जाए और इसका नया नाम किया जाए, नया नामकरण किया जाए और इसको नेशनलाइज किया जाए, इसका राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो जब इन्होंने इसका राष्ट्रीयकरण करने की वकालत की तो 1 जुलाई, कब? 1 जुलाई 1955 को इस बैंक का, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी, इसका क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसका राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसका नाम बदल के रखा गया, क्या? भारतीय स्टेट बैंक। क्या रखा गया? भारतीय स्टेट बैंक। क्लियर? तो भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जुलाई 1955 को। तो जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया तो इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहां पे है? मुंबई में है। क्लियर? तो स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। यह एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। क्या है ये? पब्लिक सेक्टर की बैंक है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक है। तो स्टेट बैंक क्या है? यह एकमात्र सार्वजनिक बैंक है। क्या है? सार्वजनिक बैंक, मतलब सरकारी बैंक। तो एकमात्र सार्वजनिक बैंक है भारत की। तो यह एकमात्र सार्वजनिक बैंक बनी 1 जुलाई 1955 को। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल कि हीरो होंडा की टैगलाइन क्या है?
तो उसी तरह इसका भी एक टैगलाइन है, वो है विथ यू ऑल द वे। तो स्टेट बैंक का जो ध्येय वाक्य है वो है, इसका ध्येय वाक्य है विथ यू ऑल द वे। क्या है? विथ यू ऑल द वे, ऑल द वे। बार बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि स्टेट बैंक का क्या है ध्येय वाक्य, वो है विथ यू ऑल द वे। ठीक, इसने बहुत से काम ऐसे किए हैं जो भारत में पहली बार हुए। पहली बार स्टेट बैंक वो पहला बैंक रहा जिसने अपने आप को सैटेलाइट सिस्टम से ऐड किया। मतलब सीबीएस बैंकिंग की शुरुआत करने वाला पहला बैंक कौन सा रहा? स्टेट बैंक रहा। इसने सबसे पहले अपने आप को उपग्रह प्रणाली से जोड़ा और साथ ही साथ इसने म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में जो प्रवेश किया और बीमा के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला भी पहला बैंक बना। यह ऐसा पहला बैंक है जिसने तैरता हुआ एटीएम, क्या हुआ? स्टेट बैंक ने तैरता हुआ एटीएम चलाया। क्या है? तैरता हुआ एटीएम। तैरता हुआ एटीएम चलाया। कहां पर? इसका तैरता हुआ एटीएम है केरल के कोच्चि में। कहां पर? केरल, कोच्चि। केरल के कोच्चि में तैरता हुआ एटीएम का मतलब पानी में नहीं फेंका था कि एटीएम उठा के पानी में फेंक दिया, वो पानी में टहल रहा है। जी नहीं, वहां पर केरल के कोच्चि में एक स्टीमर चलता था जो काफी बड़ा था, जिसका नाम था झनकार। ठीक, ये तैरता हुआ एटीएम कहां पर स्थापित किया? झनकार नामक स्टीमर में। कहां पर? झनकार स्टीमर में ये एटीएम स्थापित किया गया और इसे स्थापित करने का श्रेय गया किसे? भारतीय स्टेट बैंक के पास। तो भारतीय स्टेट बैंक पहला एटीएम चलाने वाला बैंक तो नहीं है, पहला एटीएम चलाने वाला बैंक, पहला एटीएम स्थापित करने वाला बैंक बैंक ऑफ इंडिया है, बट तैरता हुआ एटीएम पहला स्थापित करने वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। क्लियर? तो इसके साथ साथ 8 सहयोगी बैंकें और थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे वो सारी इसमें विलय कर गई। अब इसकी कोई भी सहयोगी शाखा नहीं है, ये इकलौती बैंक बची। इसकी एक खासियत और है कि भारत में इसकी सर्वाधिक शाखाएं हैं। स्टेट बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखाएं हैं। स्टेट बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखाएं। तो भारत में सर्वाधिक शाखा वाली बैंक कौन सी है? वो है स्टेट बैंक। क्लियर? और भारत के साथ साथ भारत के बाहर भी काम करने वाली ये सबसे ज्यादा शाखाओं वाली बैंक है। क्लियर? तो इसकी कुल 59 शाखाएं हैं 28 देशों में। स्टेट बैंक की कुल 59 शाखाएं, 59। तो इसमें स्टेट बैंक ने अपनी पहली शाखा, पहली विदेशी शाखा, इसकी पहली विदेशी शाखा कहां पर खोली गई? पहली विदेशी शाखा इसने कोलंबो में खोली थी। कहां पर खोली थी? कोलंबो। कोलंबो कहां पर है? ये है श्रीलंका में। तो सर्वाधिक विदेशों में भारतीय कौन सी बैंक है जो विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं खोल के बैठी है? वो है स्टेट बैंक और इसकी पहली विदेशी शाखा खोली गई थी श्रीलंका के कोलंबो में। क्लियर? तो स्टेट बैंक के विषय में इससे ज्यादा सवाल बनने की कोई संभावना नहीं है आपके एसएससी में। तो कम से कम एसएससी के लिए तो परफेक्ट है। इसे एक बार मैं और रिवाइज करूंगा और उसे इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर मैं रिवाइज करता हूं इसे। ओके, ठीक। तो स्टेट बैंक पहले किस नाम से जानी जाती थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में विचार करने के लिए कौन सी समिति बनी थी? एडी गोरावाला समिति। यह समिति कब बनी थी? 1951 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1955 में। और जब इसने 1955 में रिपोर्ट दी तो 1 जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और वह बन गई क्या? भारतीय स्टेट बैंक। और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। और यह जो बैंक है, इसका जो स्लोगन है या ध्येय वाक्य है वो है विथ यू ऑल द वे। क्लियर? तो यह ऐसी बैंक है जो एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की, सरकारी क्षेत्र की बैंक है और कोई भी बैंक भारत में सार्वजनिक सेक्टर की नहीं है। तो इसने अपनी जो है भारत में सबसे ज्यादा शाखाएं हैं, इसकी भारत में सबसे ज्यादा विस्तार है इस बैंक का। और इसका भारत की वो ऐसी बैंक है जिसका विदेशों में भी सबसे ज्यादा जो है विस्तार है। इसने 28 देशों में कुल 59 शाखाएं खोल रखी हैं।
कितनी 28 देशों में 59 शाखाएं खोल रखी हैं। और इस बैंक ने एक तैरता हुआ एटीएम भी लॉन्च किया था और वो लॉन्च किया था केरल के कोच्चि शहर में और झनकार नाम के स्टीमर में लगाया था। एक बार ये सवाल आया भी है और इसे दोबारा भी पूछे जाने की संभावना है कि तैरता हुआ एटीएम चलाने वाला पहला बैंक कौन सा है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो अब चलते हैं इसके आगे, स्टेट बैंक के आगे हम लोग देखेंगे आरबीआई कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, क्यों हुई और क्या कारण रहा आरबीआई की स्थापना का। तो आते हैं आरबीआई पे, रिजर्व बैंक। ठीक, रिजर्व बैंक। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थापना। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में। लेकिन क्या जरूरत थी और क्यों इसकी स्थापना हुई? देखिए, आपने अभी अभी पढ़ा कि 1860 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित होने के बाद भारत में बैंकों की जो है तमाम संख्याएं रही। बैंकों की तमाम जब संख्याएं हो गई, तमाम बैंकें भारत में खुल गई, तो बैंकों को नियंत्रित करने के लिए और बैंकों के ऊपर एक सुपर बैंकिंग की व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। एक बात, और जब यह आवश्यकता महसूस की गई तो एक कमेटी बनाई गई भारत में, और रिजर्व बैंक के लिए जो कमेटी बनी थी वो बनी थी 1926 में, जिसके अध्यक्ष थे हिल्टन यंग। कौन था? हिल्टन यंग। 1926 में हिल्टन यंग की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी कि भारत में एक केंद्रीय बैंक को स्थापित करना है, उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। हिल्टन यंग महोदय की रिपोर्ट जब आई तो भारत सरकार ने 1934 में 1934 में आरबीआई एक्ट पारित किया। क्या किया? आरबीआई एक्ट पारित किया, और इस आरबीआई एक्ट के माध्यम से 1935 में 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना कर दी गई। तो जब यह स्थापित हुई तो इसका मुख्यालय बनाया गया मुंबई में। क्या बनाया गया? मुख्यालय इसका बनाया गया मुंबई में। लेकिन इसके 4 कार्यालय भी हैं। ठीक, मुंबई इसका मुख्यालय है, लेकिन इसके 4 कार्यालय हैं। कितने? 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक, ये शाखाएं नहीं खोलता, रिजर्व बैंक की कोई भी शाखा नहीं, इसके कार्यालय हैं। और 4 के चारों महानगरों में, 4 के 4 महानगर, मुंबई में इसका जहां मुख्यालय है वहीं पर इसका कार्यालय है। तो एक कार्यालय इसका कहां है? जो है इसके मुख्यालय में मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। और इसका एक कार्यालय है कलकत्ता में। एक कार्यालय इसका कलकत्ता में है, और इसका एक कार्यालय मद्रास में है। ठीक, जिसे आज चेन्नई के नाम से जानते हैं। और इसका एक कार्यालय है दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में इसके एक एक कार्यालय हैं। ठीक, इसका एक कार्यालय कहां पे है? दिल्ली में है। तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में इसके एक एक कार्यालय हैं। यहां पर आरबीआई का गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर और हर जगह एक एक निदेशक, डायरेक्टर बैठते हैं। तो आरबीआई अपना पूरा कार्य एक 20 सदस्यीय निदेशक मंडल, डायरेक्टर मंडल है। तो आरबीआई जो अपना समस्त कार्य है ये 20 सदस्यों के माध्यम से करता है। तो वो 20 सदस्य कौन कौन है, हमें ये देखना है कि आरबीआई अपने सारे कार्य 20 सदस्यों के जो माध्यम से करता है, वो 20 सदस्य कौन है और कहां से आते हैं। तो इसमें आपको पता है कि आरबीआई का एक गवर्नर होता है। ठीक, एक जो इसका गवर्नर होता है, 4 इसमें डिप्टी गवर्नर होते हैं। क्या होते हैं? डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो 4 1 5 हो गए। ये जो 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, यहां का कार्य संभालने के लिए एक एक निदेशक होते हैं। हर जो है कार्यालय पर एक निदेशक होता है। तो 4 इसके क्या हो गए? निदेशक हो गए। 4 निदेशक होते हैं। और इसके साथ साथ भारत के वित्त मंत्रालय का कोई एक प्रतिनिधि इस निदेशक मंडल में 20 सदस्यों में शामिल किया जाता है। ये जो 20 सदस्य जो आरबीआई के सारे कार्यों का संचालन करते हैं, सारे कार्य करते हैं, आरबीआई के फैसले करते हैं, आरबीआई के पॉलिसी जो है मेंटेन करते हैं। तो इसमें एक सदस्य कहां से आता है?
भारत के वित्त मंत्रालय से। कहां से? भारत के वित्त मंत्रालय का कोई सदस्य होगा, और वित्त मंत्रालय से प्रायः भारत का फाइनेंशियल सेक्रेटरी आता है, वित्त सचिव आता है। व्यवहार में यही देखा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वित्त सचिव ही आए, वो किसी और को भी नॉमिनेट कर सकता है यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से काम करने के लिए। ओके, तो एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 निदेशक और एक वित्त मंत्रालय का सदस्य, टोटल कितने हो गए? ये 10 हो गए। अब बचे 10। तो 10 सदस्यों को भारत सरकार नॉमिनेट करती है। क्या करती है? 10 सदस्यों को भारत सरकार नॉमिनेट करती है। भारत सरकार क्या करेगी? नामित करेगी या नॉमिनेट करती है। तो टोटल हो गए 20। कितने हो गए? 20। यही 20 सदस्य मिलकर के आरबीआई का समस्त कार्य देखते हैं। ठीक, तो आरबीआई की जब स्थापना हुई थी, इस समय की हम चर्चा करते हैं, ये 20 तो इसका कार्य देखते हैं। तो आरबीआई की जब स्थापना की गई थी, तो इसके पहले गवर्नर कौन बनाए गए थे? इसके गवर्नर बनाए गए थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। तो इसके प्रथम गवर्नर कौन? प्रथम गवर्नर इसके बनाए गए सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ, क्या नाम था उनका? सर ऑसबोर्न स्मिथ। और जब भारत स्वतंत्र हुआ, ठीक, उस समय इसके गवर्नर थे सीडी देशमुख। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ 47 में, उसके पहले ही 1943 से 1949 तक इसके गवर्नर क्या थे? कौन थे? स्वतंत्र होने पर गवर्नर इसके थे मिस्टर सीडी देशमुख। कौन? सीडी देशमुख इसके गवर्नर थे। और इसका एक कार्यालय लंदन में भी है। 4 कार्यालय यहां थे, एक कार्यालय लंदन में है, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया है। और जब यह स्थापित हुई थी 1935 में, 1935 में, तो स्थापना के समय इसे 5 करोड़ रुपए की पूंजी दी गई थी। कितनी? 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी दी गई थी। ठीक, 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ इसकी स्थापना हुई और यह चलती रही, क्योंकि 1947 तक तो ब्रिटिश शासनकाल रहा। लेकिन 1 जनवरी 1949, कब? 1 जनवरी 1949, 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और यह नेशनलाइज हो गई। तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और यह नेशनलाइज हो गई। क्लियर? तो एक बार फिर इसे रिपीट करते हैं कि रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को और इसका मुख्यालय बनाया गया मुंबई में। और इसकी स्थापना करने के लिए, इसके बारे में विचार करने के लिए, केंद्रीय बैंक के तौर पर विचार करने के लिए 1926 में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन थे हिल्टन यंग। और इन्होंने जो रिपोर्ट दिया, उसी रिपोर्ट के आधार पर 1934 में भारत सरकार ने आरबीआई एक्ट पारित किया और इस आरबीआई एक्ट के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को। ठीक, तो 1 अप्रैल 1935 को जब यह स्थापित हुई, तो इसके साथ साथ क्या किया गया? इसके साथ साथ 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी की दी गई और इसके पहले गवर्नर बनाए गए सर ऑसबोर्न स्मिथ। और जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो इस समय इसके गवर्नर थे सीडी देशमुख। आरबीआई अपने सारे कार्य कैसे करती है? आरबीआई अपने सारे कार्य 20 सदस्यों के एक निदेशक मंडल के द्वारा करती है। और ये 20 सदस्य जो इसके निदेशक मंडल में आते हैं, उसमें एक होता है आरबीआई का गवर्नर, जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर, इनकी भी नियुक्ति भारत सरकार करता है। 4 इसमें कार्यालयों के निदेशक होते हैं। 1 इसमें भारत के वित्त मंत्रालय का कोई सदस्य होता है और 10 सदस्यों का नॉमिनेशन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रही रिजर्व बैंक। और रिजर्व बैंक में इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इसके कार्य। तो रिजर्व बैंक क्या क्या कार्य करती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं, आज बस इतना ही। इस बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग अपने लेक्चर में कि रिजर्व बैंक के क्या क्या कार्य हैं। मुद्रा का निर्गमन करती है, साख नियंत्रण करती है, साख मतलब लिक्विडिटी का नियंत्रण करती है, और इसके साथ साथ बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, संचित निधि रखती है। तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं। वो मुद्रा निर्गमन करती है, तो किस प्रकार से करती है, क्या उसका इशू है, किस प्रकार मुद्रा का निर्गमन करेगी। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम लोग बताते हैं कि हम लोग इसके आगे क्या पढ़ेंगे। ओके, तो रिजर्व बैंक मुद्रा के नियंत्रण के साथ साथ
सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करती है। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करने के बाद ये बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करती है, बैंकों को लाइसेंस देती है और एक्सचेंज रेट का निर्धारण करती है। एक्सचेंज मतलब क्या है, कितना डॉलर के बदले कितना रुपया मिलेगा, तो ये सारी चीजें कौन करती है, आरबीआई। जिसमें थोड़ा डिटेल में जाने की जरूरत है क्योंकि बैंकिंग से कुछ सवाल बनते हैं और रेगुलर बनते रहे हैं। तो आरबीआई साख नियंत्रण कैसे करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे जारी करती है और क्यों जारी करती है, इन सारे मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे लेकिन अपने अगले लेक्चर में। और शेयर करिएगा एंड बहुत धन्यवाद आप लोगों का।